जब बात दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देशों की होती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हथियार आते कहाँ से हैं। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत के सबसे पुराने हथियार सप्लायर पीछे छूट रहे हैं और नए खिलाड़ी मैदान में अपनी जगह बना रहे हैं। अंदाजा लगाइए, साल 2011 से 2015 के बीच पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बिके, उनमें से 14% अकेले भारत ने खरीदे थे। जी हाँ, 14%। ये आंकड़ा अपने आप में भारत की बड़ी रक्षा जरूरतों और ग्लोबल मार्केट में उसके दबदबे को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस खरबों डॉलर के खेल में असली खिलाड़ी कौन-कौन हैं? और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब अब उतना सीधा और आसान नहीं रह गया है, जितना शायद कुछ साल पहले हुआ करता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पुराने और दशकों तक सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर यानी रूस के साथ। एक दौर था जब भारतीय सेना के ज्यादातर बड़े और अहम हथियार रूसी मूल के ही होते थे। देखिए, 2008 से 2012 के बीच के ये आंकड़े, भारत के लगभग 80% हथियार सिर्फ और सिर्फ रूस से आते थे। ये एक तरफा निर्भरता भारत और रूस के बीच के गहरे रिश्तों की निशानी थी। और ये कोई छोटे मोटे सौदे नहीं थे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी कीमत $5 अरब से भी ज्यादा थी, ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना बड़ा और कितना रणनीतिक था। इस एक सौदे ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। भारत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी रक्षा खरीदारी में विविधता लाने का फैसला किया, और इस एक कदम ने उसके पूरे स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इस बदलाव के पीछे कुछ पुश और पुल फैक्टर्स थे। मतलब, एक तरफ तो रूस की तरफ से प्रोजेक्ट्स में देरी और बढ़ता खर्च जैसी दिक्कतें भारत को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर रही थीं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी बेहतर शर्तें भारत को अपनी ओर खींच रही थीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत का मकसद सिर्फ नए सप्लायर ढूंढना भर नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल थी। लक्ष्य था किसी एक देश पर निर्भरता को खत्म करके एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और बैलेंस्ड सप्लाई नेटवर्क तैयार करना। और इस बदलती कहानी में एंट्री होती है एक नए लेकिन बहुत अहम किरदार की, फ्रांस। भारत के डिफेंस मार्केट में फ्रांस का उभरना हाल के सालों का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मोड़ रहा है। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देती है। एक लाइन नीचे जा रही है जो रूस की हिस्सेदारी दिखाती है, और दूसरी तेजी से ऊपर आ रही है जो फ्रांस की है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बहुत बड़े उलटफेर का सबूत है। ये आंकड़े इस बदलाव को और भी साफ कर देते हैं। 2015 से 19 के बीच रूस की हिस्सेदारी 55% थी और फ्रांस की बस 10%। लेकिन जरा 2020-24 का दौर देखिए, रूस घटकर 36% पर आ गया और फ्रांस उछलकर लगभग बराबरी पर यानी 33% पर पहुंच गया। ये वाकई में एक असाधारण बदलाव है। तो फ्रांस की इस जबरदस्त छलांग के पीछे का गेम चेंजर क्या था? एक शब्द में कहें तो राफेल। राफेल फाइटर जेट्स की डील्स ने ही पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं। साल 2025 में इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने का सौदा, जिसकी कीमत 63,000 करोड़ रुपए है, ये दिखाता है कि भारत इस पार्टनरशिप में कितना बड़ा और लंबा निवेश कर रहा है। आखिर इन जेट्स में ऐसा क्या खास है? असल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं, और ये हवा, जमीन और समंदर तीनों मोर्चों पर घातक मिसाइलों से हमला करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी असल में एक गहरे भरोसे और एक मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी की भी है। तो सवाल मन में आता है कि आखिर फ्रांस ही क्यों? क्या ये दोस्ती रातों रात परवान चढ़ी, या फिर इसकी जड़ें इतिहास में कहीं ज्यादा गहरी हैं? सच तो ये है कि ये कोई नई दोस्ती नहीं है। भारत और फ्रांस का सहयोग 1960 के दशक से चला आ रहा है, जब फ्रांस ने भारत के शुरुआती रॉकेट प्रोग्राम्स में मदद की थी। ये दशकों पुराना भरोसा है, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, जिसने आज के मजबूत रक्षा संबंधों की नींव रखी है।
और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। 2015 में इफ्री जैसे जाने-माने संस्थान ने भी इस बात की पुष्टि की थी। एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर फ्रांस की यही इमेज इन बड़े और संवेदनशील रक्षा सौदों का आधार बनी है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। भारत की इस नई खरीद रणनीति का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर आखिर असर क्या हो रहा है? देखिए, हर बड़े बदलाव की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ भारत को बेहतर टेक्नोलॉजी मिल रही है और अपनी विदेश नीति तय करने में ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग देशों के सिस्टम्स को एक साथ इस्तेमाल करना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो संक्षेप में भारत की ये हथियार खरीदने की रणनीति असल में उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का ही एक आईना है। ये अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच अपनी आज़ादी बनाए रखने का एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। और ये सारी बातचीत हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बनने के बाद क्या भारत का अगला चैप्टर एक बड़ा हथियार विक्रेता बनने का है? ये वो सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।